एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करो, दिस चार्ज इज फिक्स्ड, सो अज्यूम दैट दिस चार्ज इज फिक्स्ड। नाउ देर इज अनदर चार्ज विच इज ऑल्सो पॉजिटिव, वो मूवेबल है और यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है। नेचुरली ये है कि अगर आप इसको छोड़ दोगे सो इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इट्स नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन। बट अगर आप इसको अंदर लेके आते हो, अगर आप इसको अंदर की तरफ लेके आते हो तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और ये जो वर्क डन होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप किसी चार्ज को उसके रिपल्शन के अगेंस्ट आप लेके आते हो, इसका अंदर लेके आते हो, तो क्या होता है उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सिंपल मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। कोई, ये केवल चार्ज में नहीं है, कहीं भी ये हो सकता है। कोई बॉडी है और वो बॉडी फ्रीली मूव कर रही है। अगर आप इसको छोड़ते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई कुछ भी चीज़ है, कोई पत्थर है, कोई बुक है, तो ये कहाँ जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, ज़मीन की तरफ। ये इसका नेचुरल मोशन है, नेचुरली। लेकिन आप अगर इसको ऊपर लेके जाते हो तो आपने क्या किया? आपने वर्क डन किया है और वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि आप उसको उसके नेचुरल मोशन के अगेंस्ट लेके गए हो। कोई चीज़ अगर अपनी जगह पे शांत है, जैसे स्प्रिंग हो गया, बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन आप इसको, ये जो इसका नेचुरल पोजीशन है, इसको डिस्टर्ब करते हो और आप इस स्प्रिंग को या तो अंदर लेके जाते हो या फिर इसको बाहर खींचते हो। दोनों ही केसेस में ये अपनी जो इसकी नेचुरल स्टेट है उसके अगेंस्ट जा रहा है ये, और इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो आपको समझ आ गया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो इसका नेचुरल मोशन या नेचुरल टेंडेंसी है उसके अगेंस्ट, यानी आप उस पर वर्क डन करके उसके अगेंस्ट आप उसको लेके जाते हो तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये जो चीज़ है, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कैसे रिलेटेड है? तो सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है एक डायपोल को। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। नाउ यू नो दैट जो डायपोल होता है ये क्या करता है? इससे अलाइन करने की कोशिश करता है। देखो हो क्या रहा है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज ट्राइज इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होगा कि ये इसको यहाँ पे अलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो जो इसका नेचुरल स्टेट होगा, नेचुरल रेस्ट जो इसकी पोजीशन होनी चाहिए, मीन पोजीशन, वो ये होनी चाहिए। ये प्लस है और ये माइनस है। इस केस में इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे कहते तो हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव समथिंग होती है, तो बेसिकली इस सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में है और ये एकदम इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है। जैसे आप इसको मूव करते हो, आपने थीटा एंगल पे मूव किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेरिवेशन आपके लिए है। देखो इसमें दो डेरिवेशंस हैं। पहली डेरिवेशन ये है कि हमें वर्क डन बताना है जब उसको आप θ1 से लेके θ2 पे लेके आते हैं, और दूसरा बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा। मींस जो थीटा एंगल है वो डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, और θ1 से लेके θ2 पे जब आप जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, ये दोनों आप इसमें समझेंगे। सो पेशेंस रखिए और हम चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये रोटेट हमने जैसे किया वैसे आप समझते हैं कि जो इसकी नेचुरल पोजीशन है उसके अगेंस्ट हम गए, तो इसमें एक वर्क डन हुआ। वो जो वर्क डन होगा छोटा सा, मान लो कि आपने छोटा सा डी थीटा मूव किया और इसकी वजह से छोटा सा वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू, अ स्मॉल वर्क डन ड्यू टू अ स्मॉल
motion in angle. So dw is equal to tau d theta. Now how did I come up with this formula? देखो, you know that straight line में जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. अगर मैं इसको डी डब्ल्यू कर दूँ तो ये डी एस हो जाएगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट छोटा वर्क डन. ये तो है स्ट्रेट लाइन का हिसाब. सेम कॉन्सेप्ट अगर सर्कुलर मोशन में हो तो वर्क डन ये है. सर्कुलर मोशन में आपको पता है जो फोर्स है वो बन जाता है टॉर्क, और जो स्ट्रेट लाइन जो डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में. दैट्स व्हाई वी हैव दिस फॉर्मूला. तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. अब आपको वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन क्या होगा? ऑब्वियसली आप थीटा 1 से लेके थीटा 2 पे मूव कर रहे हैं. ठीक है, मान लो कि पहले थीटा 1 था, अब थीटा 2 हो गया. टॉ डी थीटा, टॉ की यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी. सो व्हाट इज दैट? टॉ इज व्हाट? इट इज पी ई साइन थीटा. सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो टॉर्क होता है ऑन अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस. सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा. यहां पे होगा इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन पीई कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया समझो. साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा. माइनस साइन यहां लगा दो, और जो लिमिट है वो है थीटा 1 से लेके थीटा 2. यहां पे माइनस पीई ये कॉमन ले लिया है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फाइन सो फार. एंड एट द एंड जो फॉर्मूला मिलता है वो है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ये है वर्क डन, और ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. तो आप चाहो तो इसको यू भी लिख सकते हो. ठीक है ना, यू, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम एन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2. सो वी हैव दिस फॉर्मूला. क्योंकि जितना वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा. तो पहला हो गया. नाउ कम टू द सेकंड वन. एक पर्टिकुलर एंगल अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इतना एंगल है और पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो कैसे करेंगे? तो देखो माय डियर, उसके लिए सिंपल ये है कि अगर हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट अ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल, सिंपली उस केस में जो थीटा 1 है वो होता है 90 डिग्री, और जो थीटा 2 है वो होता है थीटा. ये अज्यूम करते हैं हम कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो है, इसीलिए हमने ये अप्लाई किया है. तो यहाँ पे अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पी ई कॉस थीटा 1 इज कॉस 90 ऑफ कोर्स, माइनस कॉस थीटा 2 इज कॉस थीटा. कॉस 90 इज ज़ीरो, एंड इवेंचुअली ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा. और आपको पता है कि जो पी होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है. कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के साथ में आता है, तो आप इसको पी डॉट ई भी कह सकते हैं. तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई है. सो यू हैव दीज टू फॉर्मूलास हियर. गॉट इट? सिंपल. चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं इसमें, जिससे कि आपकी पकड़ इन कॉन्सेप्ट्स पे और स्ट्रांग हो जाए. बट बिफोर वी मूव अहेड, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं. फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, देन वी हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम ये हम कब अचीव करते हैं? वी अचीव स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होनी चाहिए, तो वो चीज़ उतनी ही स्टेबल होगी. जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही वो चीज़ अनस्टेबल होगी.
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की बात हम कर रहे हैं, तो फॉर्मूले पे आते हैं। देखो फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी यहाँ पे देखो, तो वो मिनिमम ऑफ कोर्स माइनस पी ई है, इससे कम ये वैल्यू हो नहीं सकती। और ये कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा होता क्या है, एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो जब ये एंगल 0 डिग्री है तो हम कहते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और इसने स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। यू नो कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरफ हैं और जो डायपोल मोमेंट है वो भी इसी तरफ ही बने। जो हमारा डायपोल है वो भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी बिल्कुल इसी तरफ हो, माइनस और प्लस। तो हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल स्टेबल पोजीशन पे है बिकॉज थीटा इज 0 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन वी हैव अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी, ऑफ कोर्स व्हेन दिस थिंग इज पॉजिटिव, और ये होगा व्हेन cos थीटा इज -1। और cos थीटा -1 किस समय होता है, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है विच इज दिस, और उस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सारी चीजें समझ आ रही हैं आपको? ओके, यहां पे मैं फिगर आपको बता देता हूं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का फिगर कैसे बनेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहां पे आप डायपोल रखते हैं, बट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये प्लस और ये माइनस होना चाहिए। आप जानते हैं ना डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, जैसे यहाँ ये माइनस और ये प्लस था तो डायपोल मोमेंट ऐसे था, ये ऐसे है। यू कैन सी हियर एंगल इज 180 डिग्री। तो जब ऐसे है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये इसकी बिल्कुल परमानेंट पोजीशन है, यानी अगर आप इसको स्लाइटली मूव करते हो तो वापस यहीं आ जाएगा, आप इसको घुमाते हो वापस यहीं आ जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये है कि यहाँ पे तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे आपने इसको हल्का सा टच किया, हिलाया, ये ऐसा पहुँच जाएगा। तो ये है तो इक्विलिब्रियम, बट ये अनस्टेबल है। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नाउ लेट्स डू अ फ्यू न्यूमेरिकल्स। Find the potential energy stored in a dipole of dipole moment this placed in a uniform electric field this when it is rotated from 30 degree to 60 degree। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है dipole moment P, that is 4 into 10 raised to the power -12 coulomb meter। Electric field is given, that is 5 into 10 raised to the power 7 Newton per coulomb। Theta 1 is 30 degree and theta 2 is 60 degree। Well, we have a simple formula for this. So potential energy stored or work done, it is PE cos theta 1 minus cos theta 2। We just need to put the values here। cos 30 minus cos 60, and it is 20 into 10 raised to the power -5। cos 30 is what? It is well √3/2, it is 1/2। ये 2 LCM, ये 10 हो गया, √3 - 1 0.732 into 10 raised to the power -5, और ये इंटू 10 भी साथ में है, तो ये हो जाएगा 7.32 into 10 raised to the power -5 जूल। ऑलराइट, एंड वन फाइनल क्वेश्चन। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल ऑफ चार्जेस दिस। तो डाइपोल जो है उसका चार्ज ये है, एंड लेंथ इज दिस, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद इट। सो इन दिस what is given here,
charge is given means Q is plus minus 2 microcoulomb, which is 2 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. 2a, which is the length of the dipole, that is 1 millimeter. Electric field is given, that is 4 into 10 raised to the power 6, 45 degree, and we have to find potential energy. Okay, fine. Now you know that potential energy at a particular angle is minus P cos theta. So P cos theta, वेल यहाँ पे P क्या है? अब देखो P होता है Q इंटू 2a, क्योंकि P सीधा तो गिवन नहीं है ना. E cos theta, Q is 2 into 10 raised to the power minus 6. साइन नहीं लगाएंगे चार्ज का, ये मत समझना हम प्लस माइनस साइन कुछ लगा दें. 6 लेंथ इज 10 raised to the power minus 3, 4 into 10 raised to the power 6 cos 45. फाइन, ये हो जाएगा माइनस 4 दूने 8, cos 45 होता है 1/√2, 4√2 इंटू, ये तो कैंसिल हो गया, 10 raised to the power minus 3. ओके, जूल आ गया. अगर आप इसको वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इट्स अप टू यू, बट हियर वी गॉट द आंसर. एक और चीज़, अगर हमें ये बताना हो इसी केस में कि ये जो डायपोल है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो माय डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये सबसे कम होती है. सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस, क्योंकि इतना आसान है ना फॉर्मूला याद करना, P इज डायपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और P का फुल फॉर्म भी पोटेंशियल एनर्जी बन रहा है. ब्यूटीफुल. तो ये है, और ऑफ कोर्स आप वैल्यूज पुट करके यू कैन फाइंड द आंसर. ठीक है ना. तो अगर हमारे पास ये है, सो जो P है दिस इज Q इंटू 2a, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 4 इंटू 10 टू द रेज़ टू द पावर 6, और इवेंचुअली ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. और अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो जो पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्लस E5, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये वैल्यू हो जाएगी ये प्लस में -3 जूल. तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम. तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है हम ये मानते हैं कि उतना ही वो चीज़ स्टेबल है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है तो उतना अनस्टेबल है पोटेंशियल एनर्जी जिसकी जितनी मैक्सिमम होती है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीथिंग? ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और हेल्प दिस चैनल ग्रो, and ask me questions as many as you want. I'll answer to your each and every question. I'll see you in the next video. Take care, my dear.